एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज़ इस तरह से नज़र आते हैं और देखते ही खौफ तारी हो जाता है। लिहाजा आप पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आपको 1 टू 7 की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये हैं 8 टू 14 और ये हैं 15 टू 20। अगर सारे एमसीक्यूज़ पढ़कर फिर दोबारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ पे जाएंगे तो बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा एक वक्त में एक पर ही फोकस किया करें। नंबर 1, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स में जहाँ एक्स है हम वहाँ जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब हमें गिवन है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये 3x के बराबर है, लिहाजा इसकी जगह हम 3x लिख देते हैं और राइट साइड एज इट इज़। हमें रिक्वायर्ड है जी ऑफ एक्स, लिहाजा दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बन गई 9x² और राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन बन गई 9x² इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस 5। रीअरेंज करें तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² माइनस 5, लिहाजा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 2, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। सबसे पहले ये जहन में लाएं कि डोमेन का मतलब होता है किसी फंक्शन की ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज़ और रेंज का मतलब होता है उस फंक्शन की ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज़। और ये भी जहन में रखें कि जब किसी फंक्शन का इन्वर्स लें तो इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज मिलेगी वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन थी और जो डोमेन मिलेगी वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगी और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगी। हमें फाइंड करना है इन्वर्स फंक्शन की रेंज, यानी ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन, मतलब इसकी एक्स वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखें इस ओरिजिनल फंक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। यहाँ से निकल आया एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी डोमेन ऑफ एक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि x की वैल्यू जूं ज़्यादा होती जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू भी चलती जाएगी। पर हमने ढूंढना है रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, जो कि बहुत आसान है। ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वैसे इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवन फंक्शन। थोड़ा सा लॉन्ग एमसीक्यू है, चॉइसेस को तो बाद में देखेंगे, ये तो पता हो कि इवन फंक्शन होता क्या है। वो फंक्शन जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एफ ऑफ माइनस एक्स के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। इस पिक्चर को देखें, इसमें फंक्शन की जो वैल्यू एक्स पे होती है वही वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स पे होती है, यानी कि इवन फंक्शन का सिमेट्रिक ग्राफ होता है अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन की तरह। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस में एफ ऑफ एक्स गिवन है। हमने सबका एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है और देखना है कि किसका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। शुरू करते हैं ऑप्शन 1 से। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाली टर्म के फैक्टर्स बना लें। x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब x की जगह वैल्यू माइनस एक्स डालें तो राइट साइड बनेगी माइनस एक्स प्लस 4, विच मीन्स एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, लिहाजा पहली ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। कॉस ऑफ एक्स की जगह कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस साइन एज इट इज़ और एक्स बाई 2 की जगह माइनस एक्स बाई 2 लिखेंगे। कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस ऑफ एक्स के और माइनस एंड माइनस प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी जो आंसर आया वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, लिहाजा सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। ऊपर 1 एज इट इज़ आएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा, कॉस ऑफ एक्स की जगह कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर की जगह साइन ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। ऊपर कॉस ऑफ माइनस एक्स ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। नीचे साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ एक्स के, और इसका होल स्क्वायर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि साइन एक्स का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स, जो कि गिवन ऑप्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है।
यानी ऑप्शन सी इज़ द आंसर। यही इवन फंक्शन है। फोर्थ ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं रही। इनके ग्राफ देखें, सी का सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी वाई एक्सिस की राइट लेफ्ट पे मिरर इमेज बन रहा है। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। नंबर 4, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहले में हम इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस बन जाएगा, और चेन रूल अप्लाई करते हुए अंदर के x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव लेंगे, और जाहिर है इनमें x का डेरिवेटिव 1 होता और y का डी वाई बाई डी एक्स। इस इक्वेशन में दोनों डी वाई बाई डी एक्स को सिंप्लिसिटी के लिए y प्राइम लिख लेते हैं, और अब राइट वाली टर्म को भी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और इनमें से 1 प्लस वाई प्राइम कॉमन ले लें। अब हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं, या तो 1 प्लस वाई प्राइम ज़ीरो होगा या फिर 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई ज़ीरो होगा। हम दोनों लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करें तो पहली इक्वेशन बन जाएगी y प्राइम इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि कॉस ऑफ 0 पे ही 1 आंसर आएगा, जबकि बाकी सारी एंगल्स पे 1 आंसर आना मुमकिन नहीं है। जबकि ऊपर हमें y प्राइम इज इक्वल टू -1 मिल रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, और डी वाई बाई डी एक्स का ही पूछा गया है। और देखें, ऑप्शन सी इज़ द आंसर। बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। एमसीक्यू के लिए कोई छोटा शॉर्टकट होना चाहिए, तो है ना, दिखाता हूँ। क्वेश्चन को देखकर सोचें कि कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिस पे साइन लें तो वही आंसर आए। बहुत आसान है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इससे हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू -x। अब अगर दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है तो माइनस को -1 समझें, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो 1 होगा, जो कि लिखा नहीं जाता। तो ये आंसर शॉर्टकट से आया। तो आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है ऐसे क्वेश्चन में, देखना है कि हमें किसी तरह से वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज़ 1 -1 -4 और -3। ऐसी क्या वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में कि आउटपुट मिनिमम हो। नॉर्मली ऐसे केसेस में हम 0, 1 और -1 वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेते हैं। पहली से बना 0 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू -3, दूसरी से बना 1 प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0, तीसरी से बना 1 -2 -3 इज इक्वल टू -4। तो जैसे ही आपको अपने आंसर्स में गिवन चॉइस नज़र आ जाए तो वहीं पे लॉक कर लें, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पर अगर आप कोई बहुत लाइक फाइक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं आपको टेक्निकली समझाऊं तो तरीका हाजिर है। इस इक्वेशन का एक्स स्क्वेयर हमें बता रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वेयर का साइन क्योंकि पॉजिटिव है यानी पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और ऐसे पैराबोला का लोअर मोस्ट पॉइंट यानी वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट निकालने का फार्मूला है x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, जो कि पैराबोला फंक्शन की ओरिजिनल फॉर्म से निकला है। तो गिवन फंक्शन में x एट वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, -/2 तो फॉर्मूले से है, b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1। अब 2 और 2 कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ -1। इस -1 को गिवन फंक्शन में पुट करें तो वैल्यू आएगी -4। तो ये फॉर्मूला पानी की तरह आप रट लें। नंबर 6, इफ f of x is equal to e पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f प्राइम π/2, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट π/2। देखने में जितना खौफनाक फंक्शन है असल में उतना ही बच्चों वाला सवाल है। देखें, e और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा साइन ऑफ x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x। और अब अगर हम x की जगह वैल्यू डालें π/2 तो कॉस ऑफ π/2 यानी कॉस ऑफ 90 होता है 0। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 7, व्हाट इवेल्युएट्स इंटेग्रल कॉस ऑफ x इंटू e रेज टू द पावर साइन ऑफ x dx फ्रॉम लिमिट्स 0 to π/2।
ये एमसीक्यू भी देखने में चैलेंजिंग लग रहा है, हालांकि है नहीं। यहाँ आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आया आपको चेन रूल इन इन्वर्स नज़र आ पाया है या नहीं। ये एक परफेक्ट यू सब्स्टिट्यूशन का केस है। अगर हम साइन एक्स को यू सब्स्टिट्यूट करें तो डी यू बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स, यानी डी यू इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारा इंटेग्रल बन जाएगा ई पावर साइन एक्स की जगह ई पावर यू, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी यू। पीछे सिर्फ लिमिट्स लगाना रह गई हैं। अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो तो u की वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर x की वैल्यू पाई बाय टू पुट करें तो u की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ पाई बाय टू, यानी साइन ऑफ 90, जो कि होता है 1। तो ये वैल्यू 0 to 1 अपने न्यू इंटेग्रल में पुट कर दें, और इंटेग्रल ऑफ ई रेज़ पावर यू होता है इटसेल्फ ई रेज़ पावर यू, और इसमें लिमिट्स अप्लाई करें 0 to 1 तो बनेगा ई रेज़ पावर 1 माइनस ई रेज़ पावर 0, और ई रेज़ पावर 1 को हम लिख सकते हैं सिर्फ ई, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। एग्ज़ाम में अगर आपका इंटेग्रेंड ऐसा हो या नेस्टेड फंक्शन हो तो ये अक्सर यू सब्स्टिट्यूशन होगी। देखते ही एमसीक्यूज में पहचानने के लिए निशानी है इनसाइड एक्सपोनेंट्स, इनसाइड स्क्वायर रूट या इनसाइड पैरेंथेसिस। इस क्वेश्चन में इनसाइड एक्सपोनेंट का केस था, जिसका आंसर ये बना। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड फंक्शन की वैल्यू फॉर 0 इज इक्वल टू 1। ऐसी सूरत में पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन आइडेंटिफाई करो। डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है तो ओरिजिनल फंक्शन मालूम करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू सब्स्टिट्यूट करें, डेरिवेटिव लें तो u से बन जाएगा डी यू, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx। 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड करें तो बन जाएगी 1/2 du। तो हमारा इंटेग्रल ऐसा हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट था, इंटेग्रल से बाहर लिख लिया, और इस 1/2 से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आंसर ऑप्शन सी और डी में से होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लिहाजा मेरा एमसीक्यूज़ का आंसर के लिहाज से ऑप्शन डी है। लेट्स सी अब इसका इंटेग्रल क्या होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो देखें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका उलट सोचें, 1/u का इंटेग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ u, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखना होता है। अब u की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 डाल दें तो हमारा ऑप्शन डी कंफर्म हो गया, मगर सी की वैल्यू आना रहती थी। इसके लिए फंक्शन में 0 डालें तो आंसर 1 होता है। गिवन है क्वेश्चन में नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0, और 1/2 इंटू 0 भी 0 होगा, तो पीछे बच गया c इज इक्वल टू 1। तो हमारी ऑप्शन डी कंफर्म हो गई है, जो हमने शुरू में ही अंदाज़ा लगा लिया था। स्टेप्स तो आपको यकीन दिलाने के लिए किए हैं। नंबर 9, if 2 integral x minus k dx from 0 to 2 is equal to 1, then what is the value of k? आंसर्स देखें, फैक्टर्स में हैं, तो सबसे पहले तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें ताकि इस वाले 2 से जान छूट जाए, तो ये कंडीशन हो गई। अब इंटेग्रल को स्प्लिट कर दें। x का इंटेग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस साइन एज इट इज़। के कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें, इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो गए, पीछे बच गया सिर्फ x, और k कांस्टेंट भी था, और इज इक्वल टू 1/2। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो 0 वाली लिमिट का तो कोई काम नहीं है। इस केस में सिर्फ 2 को पुट करें, बन गया 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस k इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2। अगर इस कंप्लीट इक्वेशन के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये वाला 2 और 2 भी कैंसिल हो गए, तो बचा 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। इसको रीअरेंज करें, ये बना 4k इज इक्वल टू 3, इससे बना k इज इक्वल टू 3/4। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस।
Number 10, for what value of k the line of pi x plus square root 2 into y plus square root 7 is equal to 0 is perpendicular to the line kx plus 3y plus 2 is equal to 0. ये क्लासिक क्वेश्चन है लाइंस और उनकी परपेंडिकुलरिटी का, यानी उनके स्लोप m की एक ख़ास कंडीशन। इसको टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले लॉन्ग मेथड। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जिनको याद है वेरी गुड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें अपनी दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना है, y वाली टर्म को लेफ़्ट पे और बाकी दो राइट पे। साइन चेंज हो जाएगा। हमें सिर्फ y रिक्वायर्ड है, तो पहली में पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें और दूसरी में 3 से। यहाँ से हमें दोनों लाइंस का स्लोप m मिल जाता है। एक को हम m1 और दूसरे को m2 कह देते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 होता है। वैल्यूज़ डालें m1 और m2 की। अब लेफ़्ट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो लेफ़्ट पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। रीअरेंज करने से k की वैल्यू आएगी -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई पाई, यानी ऑप्शन 3 इज़ द राइट चॉइस। अब इसी MCQ को शॉर्ट एंड क्विक मेथड से करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन से वेक्टर्स निकालने हों तो ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर होता है a, b। हमारी पहली इक्वेशन का नॉर्मल वेक्टर होगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी इक्वेशन का नॉर्मल वेक्टर होगा k, 3। टू लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस ऑफ एंगल्स निकालता है और कॉस ऑफ 90 होगा 0। तो चलें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी दोनों के a मल्टीप्लाई होंगे प्लस b मल्टीप्लाई होंगे। इसको आप अब रीअरेंज करके लिखें तो वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई पाई। याद ये रखना है कि लॉन्ग मेथड में स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है, जबकि शॉर्ट मेथड में वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आंसर 0 आता है। नंबर 11, a line that cuts the x-axis at 2, 0 and y-axis at 0, -4 has equation। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, एक जैसी लग रही हैं। एक लाइन जिसके इंटरसेप्ट्स a और b हों उसकी इक्वेशन होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। देखें इस केस में a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू -4, तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में डाल दें। ये वाला माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है तो कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें। पहली टर्म में 2 2 ज़ा 4 और दूसरी टर्म में 4 और 4 कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 12, what is the angle between pair of lines represented by x square plus 2xy minus y square is equal to 0? एंगल्स की 4 ऑप्शंस गिवन हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें जो इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस का मतलब कि हर टर्म की डिग्री यानी पावर सेम है, और सेम पावर 2 है इसलिए सेकंड डिग्री है। जैसे x स्क्वायर में 2 है, y स्क्वायर में 2 है, 2xy में x और y दोनों की 1 है, यानी 1 + 1 = 2, इसलिए ये इक्वेशन होमोजीनियस है इन सेकंड डिग्री। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + 2hxy + by² = 0। गिवन इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो a = 1 है, 2h = 2 है, यानी h = 1 और b = -1 है। अब पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला रिकॉल करें। टेंजेंट थीटा = 2 √h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। अब इनमें a, b और h की वैल्यूज़ पुट कर दें। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 - 1 0 हो जाएगा। अब देखें एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। अब आपको tan थीटा का टेबल याद हो तो आप फ़ौरन निकाल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू है π/2। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 13, if the lines 3x minus y minus 2 is equal to 0, 5x plus ay minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 2 is equal to 0 are concurrent, then what is the value of a? 4 ऑप्शंस गिवन हैं जो सभी गलत हैं।
यानी कोई प्लस माइनस साइन की गलती हुई होगी इक्वेशंस में। असल में इसका आंसर आना चाहिए -5/2। 2024 के पेपर में इस MCQ का सबको 1 मार्क मिल गया था। कंकरेंट लाइंस का मतलब होता है लाइंस दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट, और इसकी कंडीशन होती है कि इनके कॉफिशेंट्स का डिटर्मिनेंट लें तो 0 होता है। 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, इस तरह से स्टेप्स करके आंसर ले आएँ। बट मैं आपको एक डिफरेंट मेथड दिखाता हूँ कि लास्ट कॉलम को छोड़कर बाकी के कॉलम्स एंड पे रिपीट कर लें। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू ए इंटू -2 प्लस -1 इंटू -3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5 इंटू 1, फिर इक्वल साइन लगाएं, फिर राइट साइड से करें, -1 इंटू 5 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू ए इंटू 2। इस तरह प्लस माइनस साइन की गलती का चांस कम होता है। अब एक एक को सॉल्व करें। पहली टर्म बनी -6a, दूसरी +6, तीसरी -10 और राइट साइड पे 10, फिर -9 और -4a। ए वाली टर्म्स को लेफ़्ट पे ले आएं और कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे। सिंप्लीफाई करें तो -2a = 5 बना, और यहाँ से a = -5/2। ईजी, यूनिक एंड क्विक मेथड। नंबर 14, द ऑर्डर्ड पेयर 3, 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ। आगे 4 ऑप्शंस हैं, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर 3, 2 3 ऑप्शंस में पुट करें तो कंडीशन ट्रू होगी, बट किसी एक में ये कंडीशन फॉल्स है, यानी सोल्यूशन नहीं है। तो आसान तरीका सीधा x और y की जगह पे वैल्यूज़ पुट करके देखें। फर्स्ट में पुट करें 5 > 2, ट्रू है तो ये तो सोल्यूशन है। सेकंड में पुट करें, थोड़ा सॉल्व करें, 17 > 7, ट्रू है, यहाँ भी सोल्यूशन है। थर्ड में पुट करें, थोड़ा सॉल्व करें, -5 < 3, ट्रू है, यहाँ भी सोल्यूशन है। फोर्थ में पुट करें, सॉल्व करें, 1 > 1, फॉल्स है, ये सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। याद रहे, जब बहुत इजी MCQ हो इस किस्म का तो उसमें अक्सर पेपर सेटर आपका टाइम ज़ाया करने के लिए राइट मोस्ट ऑप्शन देगा, लिहाजा पहले उसे ट्राई किया करें। नंबर 15, व्हाट आर द फोसाई ऑफ एन इलिप्स x² / 25 + y² / 16 = 1। 4 ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स इक्वेशन ऐसी होती है, और इसकी 2 शेप्स होती हैं, एक जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर हो और दूसरी जिसमें वर्टिकल एक्सिस मेजर हो। अगर a² इज़ ग्रेटर देन b² हो, इसका मतलब है कि एलिप्स की हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर है, और यही हमारा केस है। फोसाई होंगे ±c, 0, और c² का फॉर्मूला तो दोनों तरह के एलिप्सिस के लिए एक ही होता है, c² = a² - b²। वैल्यू डालें और सॉल्व करें। अब स्क्वायर रूट लें तो फोसाई आगे ±3, 0, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नंबर 16, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1 आर। 4 ऑप्शंस हैं। ये हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस ओपन होगा, क्योंकि x² पहले आया है। पहले हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों की शेप्स देखते हैं उनके डायरेक्ट्रिसेस के साथ। डायरेक्ट्रिस क्या है? ये एक लाइन होती है जो फोसाई और वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनाने वाली इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है। पैराबोला में एक ही होती है, जबकि एलिप्स और हाइपरबोला में 2-2 होती हैं। पैराबोला में क्योंकि एक ही डायरेक्ट्रिक्स होती है तो उसके केस में तो डिपेंडिंग अपॉन के हॉरिजॉन्टल पैराबोला है या वर्टिकल, x = 0 और y = 0 पर डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है। मगर एलिप्स और हाइपरबोला में क्योंकि 2-2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, इसलिए पहली 2 ऑप्शंस नहीं हो सकती। फिलहाल हम सिर्फ हाइपरबोला पे फोकस करते हैं। हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें पता चला कि हमारा हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस है, लिहाजा इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस हैं उन वर्टिकल लाइंस को हम गिवन चॉइस में x = ±a/e ही चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये x एक्सिस है, पर इसको लिखते हैं y = 0, क्योंकि इस पे x की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जबकि y की वैल्यू कांस्टेंट 0 है। इसी तरह y = 1, y = -1 है, एंड सो ऑन। इसी तरह
ये वाई एक्सिस है जिसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जबकि x की वैल्यू कांस्टेंट 0 है। इसी तरह x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। हमने इस MCQ को देखते ही फर्स्ट टू ऑप्शंस को क्रॉस करना है कि हाइपरबोला में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकती। इसमें प्लस माइनस वाली 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगी, और क्योंकि हॉरिजॉन्टली ओपनिंग हाइपरबोला है इसलिए वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स लाइंस होंगी जिनके लिए इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग होगी, लिहाजा ऑप्शन सी ही हो सकता है। नंबर 17, what is the length of tangent from point 2, 1 to the circle 3x square plus 3y square plus 6x minus 12y plus 1 is equal to 0। सबसे पहले इसको सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म्स को और y वाली को होल स्क्वेयर की शक्ल में लिखना है, तो x वाली में +1 और -1 ऐड कर लें तो ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वेयर -1, और y वाली टर्म्स में +4 और -4 ऐड कर लें तो ये बना y - 2 होल स्क्वेयर -4। अब इनको इक्वेशन में पुट करें। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें -4 और -4 मिलके बना -5। जब ये राइट साइड पे बन जाएंगी तो बन जाएगा +5। 1/3 भी जब राइट साइड पे आया तो -1/3 बन गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 15 - 1 यानी 14/3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। जब रेडियस r हो और सर्कल का सेंटर h, k पॉइंट्स पर हो तो उसकी इक्वेशन ऐसी होती है, और यहाँ से हम h, k और r स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान है, अंडर द रूट x - h होल स्क्वेयर प्लस y - k होल स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। हमें x और y पॉइंट्स गिवन हैं 2, 1, जबकि h और k की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं -1, 2, और r स्क्वेयर 14/3 है यानी रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो इस पॉइंट पे उतने रेडियस का सर्कल बना लें। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी लेंथ मालूम करनी है। ये जो डायग्राम वगैरह मैं बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, इसको देख के परेशान नहीं होना। बनाना लिखना वही चीज़ है जो आपने सिर्फ टिक करना है और राइट वाली चीज़ से देके। तो सिंपली x और y पॉइंट्स जहाँ से टेंजेंट लिया है उनकी और सेंटर h, k पॉइंट्स और r स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें। फर्दर सॉल्व करें, 3 स्क्वेयर होता है 9, जबकि -1 का स्क्वेयर होता है 1 और -14/3 एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करें तो 10 - 14/3 का एलसीएम लें 3, ऊपर आ जाएगा 30 - 14 यानी अंडर द रूट 16/3, जो कि बन जाता है 4/√3 यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। काफ़ी लंबा हो गया ना, पर इसका एक जुगाड़ मेथड भी है। ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा देखें। गिवन पॉइंट जहाँ से टेंजेंट लेना है इक्वेशन में उसकी x और y की वैल्यूज़ पुट कर दें। राइट साइड वाले ज़ीरो को फ़िलहाल इग्नोर करें। फर्दर सॉल्व करें, -12 और +12 कैंसिल हो गए। फर्दर सॉल्व करें तो आंसर आया 16। लेकिन इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3 से डिवाइड भी करना था। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर आएगा 4/√3। नंबर 18, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ साइन अल्फ़ा i प्लस कॉस अल्फ़ा j प्लस टी के इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t। बहुत आसान है। किसी वेक्टर का मॉडुलस यानी उसका मैग्नीट्यूड उसके तीनों कांस्टेंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट लेने से मिलता है। तो हम गिवन इक्वेशन के कांस्टेंट के स्क्वायर्स का सम लें और अंडर रूट लें तो मैग्नीट्यूड 3 आना है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 के इक्वल होता है। दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो लेफ्ट हैंड साइड बनी 1 + t स्क्वायर और राइट हैंड साइड बनी 9। 1 को राइट साइड पे ले आएँ तो t स्क्वायर बन जाएगा 8। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। एक नज़र आंसर पे लगाएं तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 और ये फर्दर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नंबर 19, व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल दैट अ वेक्टर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + j + k मेक्स विद y एक्सिस। इसकी पिक्टोरियल रिवीजन करें। वेक्टर v के 3 कंपोनेंट्स हैं, x, y और z एक्सिस के अलोंग। x यानी i के अलोंग मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 2,
y यानी j के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड है 1 और z यानी k के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड है 1। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो तमाम कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर लेकर सम करें और अंडर रूट ले लें। सॉल्व करें, बन गया अंडर द रूट 4 जो कि बनता है 2। हमने फाइंड करना है कॉस ऑफ एंगल जो कि वेक्टर v y एक्सिस के साथ बना रहा है। तो कॉस थीटा अलॉन्ग y हुआ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग y जो कि है 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v जो कि है 2। और हम जानते हैं कि कौन से एंगल का कॉस लेने पे 1/2 आता है, 60। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नंबर 20, what are the direction cosines of the vector square root of 3i minus square root of 3j plus square root of 3k? पिछले क्वेश्चन जैसा है। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो तमाम कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर लेकर सम करें और अंडर रूट ले लें। सॉल्व करें, बन गया अंडर द रूट 9 जो कि बनता है 3। हमने फाइंड करने हैं कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। तो तीनों एक्सिस पे जो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड हैं वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। नीचे वाले 3 को हम 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो कटिंग के बाद जो बचेगा ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। एक एडिशनल एमसीक्यू जिसमें कि आंसर भी हाईलाइटेड है पर पेपर में ऐसा नहीं होगा, और ऐसा इंटीग्रल वाला क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स डरते हैं। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं इजीली। हमें कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर उसका इंटीग्रल लें फ्रॉम लिमिट्स -2 to 5 तो वैल्यू आती है 12। अगर लिमिट्स 2 से 5 तक लें तो वैल्यू आती है 5। तो बताएं -2 से 2 तक क्या वैल्यू आएगी। आप इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन विद अप्रॉक्सीमेट मार्किंग्स ड्रॉ कर दें। -2 से 5 तक का एरिया है 12, इसकी लेंथ है 5 माइनस -2 यानी कि 7। हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 12। कैलकुलेटर से निकालें तो विड्थ आ गई है 1.71। अब जो हमने फाइंड करना है -2 से 2 तक का इंटीग्रल यानी एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो इतने हिस्से की लेंथ है 2 माइनस -2 जो कि बनती है 4। तो अब वैल्यूज़ डालें लेंथ और विड्थ की। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.71 इज इक्वल टू 6.84, जो कि देखें गिवन चॉइसेस में 7 के करीब है। तो यही करेक्ट आंसर है यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। उम्मीद है एमसीक्यूज़ करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा। एग्ज़ाम्स तक ये एमसीक्यूज़ रोज़ाना देखें और सुबह एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आखिरी चीज़ आपने फार्मूलाज रिवाइज़ करने हैं और ये वीडियो रिवाइज़ करनी है। Study with me, a learning experience.